तो सबसे पहली चीज तो यह कि संविधान की प्रस्तावना बनाने का प्रचलन कहां से शुरू हुआ? सबसे पहले किसने बनाई? तो अमेरिका ने बनाई। ये ध्यान रखना, अमेरिका का जो संविधान था उसमें सबसे पहले प्रस्तावना को स्वीकार उसमें शामिल किया गया। उसके बाद से विश्व के दूसरे देशों के संविधानों में भी एक आम परंपरा चल पड़ी कि वो भी अपने संविधान के सार के रूप में एक प्रस्तावना बनाने लगे। तो संविधान की प्रस्तावना आखिरकार होती क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बेसिकली एक संविधान किसी भी देश का होता है वो बहुत बड़ा होता है। उस पूरे संविधान को समझना है कि उसके अंदर मूलभूत क्या क्या चीजें होंगी, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके का संविधान है, कैसे अधिकार लोगों को देता है। उन सभी चीजों को समझने के लिए आपको प्रस्तावना पढ़ लेनी चाहिए। प्रस्तावना एक प्रीफेस होती है, संविधान का सार होता है, परिचय होता है ना। पूरे इतने मोटे संविधान का एक पन्ने में आपको सारा जिस्ट पता चल जाता है कि हाँ ये किस तरीके का संविधान है। तो बेसिकली संविधान की प्रस्तावना जो है वो उसका सार होती है, उसका परिचय पत्र भी उसको कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत में संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस आधार पर आई। तो आप सबको याद होगा कि 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की दूसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। उसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारत में प्रस्तावना को अपनाया गया। ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं कि प्रस्तावना किसके आधार पर अपनाई गई? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 13/12/1946 इसमें यह प्रस्तुत किया गया। अब बात कर लेते हैं कि भारत की संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख प्रमुख शब्दों को। उस प्रमुख प्रमुख शब्दों से सवाल जो हैं बहुत आते हैं भारत में। अगर आप देखोगे तो ये हमारी पूरी की पूरी प्रस्तावना है। ये प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए, एक इंडियन होने के नाते भी और एक यूपीएससी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हो उस एग्जाम का अभ्यर्थी होने के नाते ये पूरी की पूरी प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको कुछ प्रमुख प्रमुख शब्द इसके बता देते हैं कि प्रस्तावना के कुछ प्रमुख प्रमुख शब्द क्या हैं। सबसे पहला है संप्रभुता। सोवरेनिटी इसमें देखने को मिलता है। सोवरेनिटी का मतलब सिंपल सा ये है कि भारत किसी के ऊपर निर्भर नहीं है भाई, ठीक है, किसी का गुलाम नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मन मर्जी से जो करना चाहता है वो कर सकता है। ऐसा ही है, हम अपनी मर्जी से कानून बनाते हैं, अपनी मर्जी से अपनी विदेश नीति आंतरिक नीति का निर्धारण करते हैं। संप्रभु है, जैसे पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो उस तरीके की गुलामी हम पर नहीं है। दूसरा शब्द जो आता है उस शब्द को हम मुख्य रूप से बोलते हैं सोशलिस्ट, समाजवादी। समाजवादी का मुख्य मतलब भारत के अंतर्गत भारत में यह है कि सरकार की भूमिका जो है वो नागरिकों के उत्थान में अधिक रहेगी, ठीक है, राज्यों की भूमिका अधिक रहेगी। हालांकि निजी जो मार्केट है, व्यवस्था है, उसको भी कुछ भूमिका दी जाती है, लेकिन राज्य कंट्रोल करता है, राज्य अधिक भूमिका करेगा और राज्य लोगों को के उत्थान के लिए लगातार निरंतर प्रयास करता रहेगा। समाजवादी शब्द जो है भारत के अंदर भारत के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन होता है, उसके माध्यम से इस वर्ड को, समाजवादी शब्द को भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा जाता है। इससे पहले समाजवादी लक्षण मौजूद थे, वो भारत के नीति निर्देशक तत्वों में मौजूद थे। एक और प्रमुख रूप से जो वर्ड आता है, शब्द आता है भारत के संविधान में, उसको हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्ष भारत की संविधान में क्लियरली कहीं पर नहीं लिखा गया था। कई सारे अनुच्छेदों के आधार पर उसकी एक भाव, उसके एक जिसको बोलते हैं ना जिस्ट, एक भाव वो हमारे सामने आता था। भारत की प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं तो भारत की प्रस्तावना भी भारत को सेक्युलर घोषित करती है। और इसमें आपको एक करेक्शन कर लेना है, इस पुस्तक के अंदर एक गड़बड़ी है, गलत है, वो ये है हिंदी मीडियम में कि भारत के संविधान में जब हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो इसमें लिखा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। ये बिल्कुल ठीक है कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उससे प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया, लेकिन हिंदी में उसका धर्मनिरपेक्ष अर्थ नहीं था। हिंदी में उसका वर्ड था पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष। तो हमारा संविधान हमें पंथ निरपेक्ष घोषित करता है, ठीक है, सेक्युलर स्टेट घोषित करता है। किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सबको समान अधिकार समान तरीके से दिया जाएगा। ये इसमें एक व्यवस्था है। एक और वर्ड, एक और शब्द जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, शक्ति किसके पास? लोगों के पास,
है ना। पावर टू द पीपल, अब्राहम लिंकन का कथन याद कीजिए, है ना। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किए जाने वाले शासन को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। तो भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, और यानी कि और हर 5 साल में उनको दोबारा से इलेक्शन में भागीदारी करना होता है। तो अंतिम सत्ता जो है वो किसके पास है? लोगों के पास। और लोगों के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया गया, जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर सबको वोट देने का अधिकार दिया है। जो भी जवान हो गया, वयस्क हो गया, 18 साल से अधिक उम्र का है और भारत में रजिस्टर्ड वोटर है, ठीक है। समय पर चुनाव होता है हर 5 साल में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, भेदभाव का भाव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये भारत को लोकतांत्रिक बनाते हैं। प्रस्तावना का एक और शब्द जिसका मतलब है रिपब्लिक, गणतंत्र। जी हां, गणतंत्र का मतलब समझिए। गणतंत्र का मतलब यह है कि आपका जो भारत का जो प्रमुख है, प्रमुख व्यक्ति, वो चुना हुआ व्यक्ति होगा, वो उत्तराधिकार के आधार पर नहीं होगा जैसे ब्रिटेन की तरह होता है ना। गणतंत्र का मतलब यह है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो चुनाव के आधार पर सत्ता में आता है, 5 वर्ष के लिए होता है, इनडायरेक्टली होता है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं, इनके निर्वाचित सदस्य उसको मिलकर के चुनते हैं। एक और मतलब इसका यह होता है कि जो राजनीतिक संप्रभुता है वो किसी राजा या किसी एक व्यक्ति, जैसे राजा, उसके पास नहीं होती, लोगों के पास होती है। जैसे ब्रिटेन के अंदर राजशाही है, वहां का जो प्रमुख है, वहां की जो किंग है, जिसको क्राउन बोलते हैं, वहां की क्वीन है, महारानी है, तो वो जन्मजात आधार पर आती है राजनीतिक संप्रभुता, ठीक है। उसका जो एक सिंबल है वो उनकी तरफ से। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी के लिए ऑफिस खुला है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी को कोई संरक्षण नहीं, किसी को किसी भी तरीके की विशेष सुविधा नहीं, हर किसी को बराबर अधिकार है भारत में किसी भी सरकारी, भारत में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी में जाने के लिए, ठीक है। यानी कि पावर, अंतिम पावर जो है वो लोगों के पास ही रहेगी। कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन में रानी है कि वही, उसका परिवार, वंश, वो जो शाही खून है वही लोग सत्ता में आएंगे, ऐसा भारत में नहीं है। ये चीज सिंपल सा है। अगला शब्द है जिसको हम बोलते हैं न्याय, जस्टिस। अब जस्टिस की बात करते हैं तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसको समझ लेना है, ठीक है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अब इन तीनों न्याय में समझिए, सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान अधिकार मिलेंगे। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई कोई गरीब है, कोई अमीर है, सबको आय की अवसर दिए जाएंगे, है ना। एक समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे आय, इनकम करने की, अपने जीवन के लिए अच्छे, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम संसाधनों को हासिल करने के लिए संपत्ति, आय आदि की असमानता को दूर करने की कोशिश की जाएगी। राजनीतिक अगर अधिकार की, न्याय की हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सभी व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो वोट देने की बात हो या चाहे इलेक्शन में खड़ा होकर के प्रतिनिधि बनकर के जीतने की बात हो, हारने की बात हो, वो सबको, किसी को भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप अलग नहीं कर सकते। ये तीनों प्रकार के जो न्याय हैं, इन न्याय को हमने 1917 की जो रूसी क्रांति है उससे लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रस्तावना में निहित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहां से लिए गए, तो 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए। अब ऐसे ही एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं लिबर्टी, स्वतंत्रता, यानी कि अपनी मर्जी से करने का, काम करने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक के कुछ भी करने की। इस चीज के बारे में आप लोग भी बहुत ज्यादा जानते होंगे, आप सब लोग माहिर हैं स्वतंत्रता में, है ना। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, है ना। गाना सुना है आपने वो गोविंदा का, और आप सब लोग भी माहिर है उस चीज में। तो स्वतंत्रता का मतलब है बिना रोक टोक के आपको काम करने की स्वतंत्रता। कोई रोक टोक करता है, ताना मारता है, तो आपको दुख लगता है, बुरा लगता है, आपको गुस्सा भी आता है ना। तो आप कहते हो कि भाई हम तो स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट है, हमें तो अधिकार है। तो अब भारत की स्वतंत्रता का मतलब यही है कि आप सभी को बिना रोक टोक अपना विकास करने के समान अवसर आपको मिलते हैं। अगर आपको किसी तरीके से आपकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तो आप कानून के समक्ष, यानी कि न्यायपालिका के समक्ष जाकर के अपने अधिकारों की डिमांड कर सकते हैं। अब हम जब बात करते हैं तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये 3 शब्द हैं भारत की प्रस्तावना में। इन तीनों ही शब्दों को हमने फ्रांस की क्रांति से लिया गया, 1789 से 1799 जो लिखा है यहां पर, फ्रांस की क्रांति से लिया।
आपने देखा कि जो हमने पहले न्याय के जो 3 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो हमने लिए, वो हमने कहां से लिए? वो हमने लिए थे रूसी क्रांति से। और ऐसे ही न्याय, इसको ट्रिनिटी बोला जाता है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये हमने लिए फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। और इसको बी.आर. अम्बेडकर ने ट्रिनिटी कहा गया है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता है, ये चीज समझना है। अब इसके बाद एक और शब्द है जिसको हम बोलते हैं समता, इक्वेलिटी। समता का मतलब सिंपल सा है कि भारत में किसी जाति, धर्म, लिंग, किसी भी आधार को कोई भेदभाव नहीं होगा, समान अवसर दिए जाएंगे, चाहे सरकारी नौकरी हो या सार्वजनिक स्थान हो, कहीं पर भी जाओगे सबको बराबर इक्वल समानता मिलेगी। इसमें भी 3 प्रकार की समानताएं हैं, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक। सेम जिस तरीके से न्याय की बात की थी वैसे ही समानता यहां पर मिलती है। एक और शब्द है जिसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारे की भावना, ब्रदरहुड की भावना। अब संविधान में ब्रदरहुड लिखा है, अब इसका मतलब ये मत समझ लेना लड़कियां की केवल लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए भी सेम ही है, ठीक है। और ये हमारा चुटकू, ये हमारा एक और मोगली जो है आकर के तंग करने लग गया है पैरों में, इसको लेकर के जाया जाए भाई। ये हर क्लास में इसको दिखानी है शकल, ये कह रहे मेरी शकल जब तक नहीं दिखाओगे आपकी क्लास पूरी नहीं होगी। ललित सर आ जाओ, ले लो मेरे को, तंग करने लग जाता है। अब इसको थोड़ा देर के लिए साइड में करते हैं, ठीक है। तो लड़कियां ऐसा नहीं सोचिए कि भाईचारे की भावना केवल लड़की के लिए, सिस्टरहुड, ब्रदरहुड दोनों इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ अच्छे से रहना, ठीक है। किसी तरीके से एक दूसरे के साथ मन में मत, जैसे कहते हैं ना, घृणा लेकर के ना रहना, प्यार मोहब्बत से रहना, समान समझना। तो जैसे भारत में एकल नागरिकता है, सभी को समान अधिकार एक जैसा अनुभव कराने के लिए दिए गए हैं, तो उससे भारत में बंधुत्व की भावना का विकास होता है।